अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। पढ़िए और समझिए। आपने देखा कि ऊपर दिए पहले चित्र में एक साधु अपने शिष्यों को मुख से बोलकर सदाचार की बातें बता रहा है और शिष्य उसकी बातें कानों से सुनकर समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों को समझा रहा है तथा छात्र उसे पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के 4 कौशल हैं। इन्हीं 4 कौशलों के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार समझ पाते हैं। भारत की भाषाएं। अपनी बातचीत में लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु आदि। भाषा के रूप। भाषा 2 रूपों में पाई जाती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा। जब विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है तब भाषा का मौखिक रूप देखने को मिलता है। संसार के अधिकांश कार्य मौखिक भाषा में ही किए जाते हैं। वाद विवाद, भाषण, कहानी या घटना का वर्णन प्रायः भाषा के इसी रूप द्वारा किया जाता है। लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो भाषा का यह लिखित रूप कहलाता है। अतः जो कुछ लिखा व पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र तथा कार्यालयीय आदि कार्यों में भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग किया जाता है। मातृभाषा। बालक जिस भाषा को अपने परिवेश में बोलता, सुनता और अनुकरण करता हुआ सीखता जाता है वह मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगता है तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। लिपि। भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि आदि। संस्कृत, हिंदी तथा मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की क्रिया पाई जाती है। भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। अधिक परिवर्तन होने पर भाषा को समझना कठिन हो जाता है। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। यदि अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझने में कठिनाई और भाषा का एक स्थायी रूप नहीं रह सकेगा। अशुद्ध और शुद्ध भाषा के कुछ उदाहरण देखिए। अशुद्ध, शुद्ध। 2 लड़का जा रहा है, 2 लड़के जा रहे हैं। रवि पढ़ती है, रवि पढ़ता है। कृपा करके बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। सत्य बोलना हमें सदा चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के रूप को स्थिर करने का प्रयत्न करता है और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण की सहायता से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग यानी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण को भाषा की नियमावली भी कहा जा सकता है। बोली। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग उसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। हरियाणा के निवासियों द्वारा बोलने में विशेष रूप दिए जाने पर यह हरियाणवी, ब्रज के लोगों के द्वारा ब्रज भाषा, इसी प्रकार अवधी तथा मैथिली आदि रूपों में देखने को मिलती है। व्याकरण के अंग। व्याकरण का संबंध भाषा से है। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्यों की रचना की जाती है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्ण, उनके उच्चारण व लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। इसमें शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया